बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ सदीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है और आजकल आपका ही मौजू जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स, जिस पे आप की एक्सपर्टीज़ भी है और आप बहुत ज़बरदस्त बात भी करते हैं और आप सारी चीज़ों को देख भी रहे होते हैं। देखें, 3-4 चीज़ें मैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ करूँगा, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो एक हुँ, परसेप्शन है, जो माहौल बना हुआ है, वो ये है कि जो भी होना है, वो बाहर से होना है। जो भी करना है, वो अमेरिका ने करना है, जो भी होना है, उधर से डेवलपमेंट होनी है। अगली वीडियो में मैंने आपके साथ साथ जो भी डिस्कस कर रहा था, 6-7 चीज़ें लिखी हैं जो इस वक़्त आलमी महाज़ पे पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं, या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान पे असरअंदाज़ हो सकती हैं। लेकिन पहले आते हैं 22 जनवरी को अमेरिका में एक ब्रीफिंग होने जा रही है। 20 को ट्रंप हलफ उठाएँगे, 22 को एक ब्रीफिंग होने जा रही है 26 नवंबर के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा है ऐसी कई ब्रीफिंग्स हुई हैं, कई ऐसी हियरिंग्स हुई हैं, कई करारदादें पास हुई हैं, कई ऐसे लेटर्स लिखे गए हैं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो इससे पीटीआई ने क्यों इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं ये 22 वाली हियरिंग के साथ? देखिए मसला सिर्फ़ पीटीआई का नहीं है, सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है और मेरे ख़्याल में सदीक जान साहब जो इस वक़्त इर्ताश पैदा हुआ है, एक समझेंगे पूरी दुनिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। ये जो 20 जनवरी है, इसके बाद अमेरिका की पूरी दुनिया के हवाले से पॉलिसी तब्दील होने जा रही है, तो इसमें पाकिस्तान कोई ख़ास नहीं है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये राय या ये तासुर बनाना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई अमरीकी इलेक्शन हुआ है, अमेरिका में तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कोई चीज़ तब्दील होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस वक़्त जो फ़िज़ा बनी हुई है, वो फ़िज़ा प्रैक्टिकली ये है कि पूरी दुनिया के ममालिक अब दम साध के बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि वाशिंगटन से क्या आने वाला है। और इतना अनप्रेडिक्टेबल नेचर का सदर अमरीकी तारीख में या नोन हिस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहा कि हुँ, एक शख्स जो है वो इस तरह रिफ्लेक्सेस उसके अजीब-ओ-गरीब किस्म के हैं, कोई सवाल उससे ब्रीफिंग में करता है तो वहाँ से वो ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट दे देता है जिसके लिए इससे पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशंस कई-कई महीनों की अरकरेज़ी के बाद, रत जगहों के बाद, रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, एम्बेसडर्स के फीडबैक के बाद, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की पल्स लेने के बाद बिल्कुल। पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो हर चीज़ ऑफ द कफ कर रहा है। हुँ, उसे सवाल होता है कनाडा के मुतल्लिक वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे देता है, उससे ग्रीनलैंड के मुतल्लिक, डेनमार्क के मुतल्लिक, मेक्सिको के मुतल्लिक, पनामा के मुतल्लिक, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, मतलब आप ये देखें इस वक़्त ये मसला क्यों हो सकता है हुकूमत के लिए, ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये 22 वाली हियरिंग के तनाजुर में आप बात कर रहे हैं? 22 वाली हियरिंग के तनाजुर में। देखिए, जब यानी कि बात हो रही होती है मुख्तलिफ ममालिक की ना, तो अमेरिका के सबसे करीबी जो दोस्त ममालिक हैं, वो कौन से कंसिडर होते हैं? अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्क, बिल्कुल, फाइव आइज़ अलायंस जिसको बिल्कुल, कहते हैं, जिसमें कनाडा है, जिसमें बर्तानिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें न्यूज़ीलैंड है और अमेरिका है। बिल्कुल, ये 5 मुल्क हैं। उसके बाद अमेरिका के कौन से सबसे करीबी ममालिक हैं? जो यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं, बिल्कुल। जो इस वक़्त नेटो के हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन के। उसके बाद उनका एक अलायंस है ऑकस जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बर्तानिया है और अमेरिका खुद है। एक है उनका जनाब क्वाड जिसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये करीब तरीन ममालिक हैं और जब करीबी दोस्त ममालिक की बात होती है तो उनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी जाती ओपनली, बिल्कुल, बड़ा गुरेज किया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने करीब तरीन इत्तेहादी ममालिक को, जिनके साथ कितनी लंबी डेकेड्स की, 100-100 साल की हिस्ट्री है रिलेशनशिप की, उनको नहीं बख्श रहा, तो आप ये सोच लें कि पाकिस्तान जो है वो कोई किसी का उनका सगा नहीं है। सबसे बिल्कुल। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए। वो अ, जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उसको गवर्नर ट्रूडो कह के बुला रहा है। हुँ, वो कनाडा को 51वीं रियासत के तौर पे डील कर रहा है। वो ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहा है और एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच का इतना ओपन तौसीह पसंदी का कि ये मुल्क भी मेरे पास आ जाए, ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ, ये तो हुँ, इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। अब आ जाए पाकिस्तान के तनाजुर में, ये बात तो दुरुस्त है। ब्रीफिंग्स हैं, लेटर्स हैं, करारदाद है हाउस रेज़ोल्यूशन 901 जो 368 लोगों ने जिसके फ़ेवर में वोट दिया था, 400 कुछ का हाउस है, 435 का हाउस। उसमें खिलाफ वोट को 7 या 7 8 7 आए थे। 7 वोट थे। 7-8 खिलाफ वोट आए थे, बाकी एब्सटेंशंस या लोग मौजूद नहीं थे, जिन लोगों ने फ़ेवर में वोट दिया वो आपके सामने है। वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और उसके मुतल्लिक ह्यूमन राइट्स के इलेक्शंस के मुतल्लिक मुताबिक इलेक्शन वो के मुताबिक ह्यूमन उसमें राइट्स। उसमें रिपोर्ट आई थी। उस हाउस रेज़ोल्यूशन वो बाइंडिंग नहीं होती। सही है। लेकिन कोई भी इंतज़ामिया जो बैठी हुई है, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस,
वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। उनके पास जब इस किस्म की रेजोल्यूशन जाती है तो अब मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसके ऊपर अमल दरामद कर देती है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका जो है उसने इजारादारी कैसे बनाई हुई है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। बिल्कुल। पाबंदियां, सैंक्शंस हैं, उनके मुख्तलिफ कमीशंस बने हुए हैं। एक उनका कानून है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कि हर वो मुल्क जो रूस के साथ दिफाई साजो सामान खरीदेगा तो उस क्योंकि वो उनका दुश्मन मुल्क है रूस, उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो जो मुल्क उससे पैसे दे रहा है रशिया को तो उसके ऊपर पाबंदियां काटसा की लगा देगा। फिर बिल्कुल। उनका है यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ, वो मजहबी आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों की रिपोर्ट्स जमा कराता है और जो उसमें ख़ास तशवीश वाले ममालिक होते हैं उनको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल देता है, सीपीसी। और फिर वो रिकमेंड करता है कि इस मुल्क में ये भी नहीं है, इस तरह की मजहबी आज़ादी नहीं है, ये इंसिडेंट हुए हैं, अक़लियतों के खिलाफ ये इक़दाम हुए हैं, तो इनके ऊपर पाबंदी लगा दें। जो इसका सारे का सारा एंड होता है ना गेम का, उसमें ये होता है कि इंडिया के मुतल्लिक गई है कि सीपीसी में डाल दें। कितने वाक़यात होते हैं इंडिया में, बिल्कुल। वहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक रुक्का लिखता है सदर के नाम कि ये मुल्क हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एतबार से इतना अहम है, ये हमें चाइना के हवाले से फ़लाँ चीज़ दे रहा है, ये हमारे फ़लाँ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में, या इसके साथ हमारी बिजनेस इतनी टाइज़ हैं, इतना कुछ है, तो इस वजह से इसको इस्तिस्ना दे दिया जाए, प्रेसिडेंशियल वेवर कहते हैं उसको। सही। तो वो जो अमरीकी सदर है वो उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल वेवर दे देता है, इस्तिस्ना दे देता है। अब मामला यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी है या रिपब्लिकन पार्टी है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे जो यूएस लेजिस्लेटर्स हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, ग्रेग कसार से लेके ब्रैड शर्मन से लेके जिम मैकॉर्मिक से लेके आप देखते जाएं, 62 ने तो खत लिखा था, वो बाई पार्टीजन लेटर था, उसमें डेमोक्रेटिक भी शामिल थे, उसमें बिल्कुल। रिपब्लिकन्स भी शामिल थे। पहले जो बाइडन इंतजामिया थी वो इन तमाम मामलात पे उसने तो की थी आंखें बंद। आपको पाकिस्तान को कैसे डील किया जाता है, एक है वहाँ पर उनका सफ़ीर यहाँ पे, वो है डोनाल्ड ब्लूम जा रहा है, बिल्कुल। वो नई नई इंतजामिया आती है, वो अपना सफ़ीर लेकर आती है। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट में तब्दीलियाँ होती हैं, हर रीजन के लिए जो देखने वाले लोग हैं शफल होते हैं, नए लोग आते हैं, नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसने पाकिस्तान को डील करता था वो था डोनाल्ड लू, वो तब्दील हो जाएगा, उसकी जगह एक नया बंदा आ जाएगा। फिर उसके बाद एक अहम बात ये होगी कि मार्को रूबियो ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक को देखना है, या जिस शख्स को रिचर्ड ग्रेनल को अमेरिका के नए सदर, आने वाले सदर ने स्पेशल मिशंस का हॉटस्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड उनका ऑनवॉय बनाया, उसको जिम्मेदारी देनी है। बट चाहे मार्को रूबियो को दें, चाहे रिचर्ड ग्रेनल को दें, चाहे पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पर डील किया जाए, या फिर यहाँ पर एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हो, ये जितनी भी सिफारिशात जाती हैं ना, ये सिफारिशात जाती हैं इंतज़ामिया को, और उस पर अमल दरामद करना या ना करना ये फिर उस इंतज़ामिया का काम है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया में जो अभी तक जो आपके सामने चीज़ सामने आई है, यानी पीटीआई वाले तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो सूजी वाइल्स हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उसके बाद स्पोक्स पर्सन से लेके रिचर्ड ग्रेनल से लेके मार्को रूबियो तक, वो तो कह रहे हैं कि हमारा एक्सेस है। बिल्कुल। लेकिन रियासतों के मामलात में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउटराइटली वो कर देंगे, लेकिन जो उनका इंटेंट है, वो जो लास्ट ब्रीफिंग हुई थी ना कांग्रेशनल सब कमेटी की पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें डोनाल्ड लू आया था यहाँ पे, बड़ा उसको चली भी, उसको रिप्रोड्यूस भी किया गया, उसके ऊपर रिपोर्ट भी किया गया। उसमें जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी इन तमाम कांग्रेसमैन की जो वहां पर मौजूद थे, उसमें 3-4 चीजें हैं जो बहुत ही परेशान कुन थी। वो उन्होंने यक ज़बान होकर पाकिस्तान को ग्राउंड जीरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना करार दिया। बिल्कुल सही। उन्होंने सीपैक के हवाले से बात की, और ये बात बाकायदा ओपनली कही गई उस कमेटी की हेयरिंग में कि हम आईएमएफ के लिवर्स को इस्तेमाल करें टू इन्फ्लुएंस पाकिस्तान, ये चाइना वाले मामले पे। सही। तो अब इस जब चीज को आप जहन में रखते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर ग्रीनलैंड का पोजेशन लेने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और उसके लिए अब मिलिट्री ऑप्शंस की बात होने लग गई है, वो रशिया और चाइना को कर्टेल करने के लिए, उनके शिपिंग रूट्स को कर्टेल करने के लिए, आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के दरमियान, अब पता है दुनिया में वाहिद मुल्क रशिया है जो न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स बनाता है। सही। वो तो जमावत समंदर है,
वहां तो आपके शिप जो है वो नॉर्मल चल ही नहीं सकते, तो बिल्कुल उसके लिए वो आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर जो है वो चलता है, वो उसने क्यों बनाए हुए हैं, वही रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, उस रास्ते के आगे जो है वो बंद बांधना चाहता है सही। कि उनकी जो है वो रशिया का जो सोवियत यूनियन के वक्त का वार्म वाटर्स तक, गर्म पानियों तक रसाई का मामला था, ये जो अफगानिस्तान में जंग छिड़ी थी और ये सारा, उसका प्रीटेक्स्ट यही था ना कि उनको गर्म पानियों तक रसाई चाहिए। बिल्कुल और अब वो जो उनकी रसाई दूसरे रास्ते से थी, डोनाल्ड ट्रंप उसको भी स्क्वीज करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने, उसका टारगेट सिंपल है, रशिया भी है और चाइना भी। सही। तो चाइना और रशिया के करीब जितने ममालिक होंगे जिनमें पाकिस्तान शामिल है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, बिल्कुल तो उनको वो टारगेट करेगा। तो अब उनको तो मौका मिल गया। अब यहाँ पर हम अपनी दाखिली सियासी लड़ाई में उस मकाम पर चले गए हैं जहाँ पर ये एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी। लोग इसको समझ रहे हैं कि ये हियरिंग है, ये सही। कांग्रेस की अपनी हियरिंग नहीं है। उनके शेड्यूल में आप जाकर देखें तो 22 तारीख की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसकी, या उसकी किसी जैली कमेटी की, ऐसी कोई हियरिंग नहीं लगी हुई। ये ब्रीफिंग है जो एक फोरम जो है वो देने जा रहा है और उसमें कांग्रेसमैन को इनवाइट किया जाएगा। अब दो चीजें देखने की होंगी, एक कि कौन कौन से कांग्रेसमैन उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल सही। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जाहिर है कि जो लोग आएंगे वो जाहिर है कि वही हैं जो पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। अभी आपने देखा है कि वो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अभी जो रिसेंटली आई हैं, नवंबर के बाद आई हैं, वो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की तो नहीं है, ट्रंप की पार्टी की बिल्कुल तो नहीं है, वो तो बाईपार्टिजन है, दोनों तरफ से दोनों आ रही है। तरफ से। अब उनमें से कौन कौन वहां पर शिरकत के लिए आता है, वहां पर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ये जो कांग्रेसमैन हैं, क्या कोई दोबारा से खत लिखने का मंसूबा बनाते थोड़ा हैं। सा यहाँ पे बता दें देखने वालों को कि पीटीआई की तरफ से कुछ उनके जो नुमाइंदे होंगे वो कांग्रेसमैन जो आएंगे उनको ब्रीफ करेंगे कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में क्या हो 26 रहा है। नवंबर को क्या हुआ, ठीक है। अब वो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। उन्होंने ब्रीफ कर दिया, कांग्रेसमैन जो है उन्होंने सुन लिया। 15-20 जितने भी कांग्रेसमैन आए हुए हैं उनमें से आप कहें कि 10 उनकी बात पे, मिसाल दे रहा हूँ कि कायल हो गए हैं कि यार जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। यहाँ से आगे चलें कि वो फिर क्या करेंगे, देखें, फिर उसके क्या बाद वो कर उसके सकते बाद हैं। पॉसिबिलिटीज है ना। देखें, एक तो ये है कि वो फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू करते हैं। एक ये है कि दोबारा से कोई करारदाद का मामला होता है। एक ये है कि एक दोबारा से बाई पार्टीजन खत लिखा जाता है, या फिर फॉरेन अफेयर्स कमेटी की जो ज़ेली कमेटी है जो पाकिस्तान और हमारे रीजन को देखती है, वहाँ पर एक हेयरिंग जो है वो कर ली जाती है और स्टेट डिपार्टमेंट में आने वाले नए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाकर कहा जाता है कि हमें आप इसके ऊपर ब्रीफिंग दें, हमें ये पता चला है और हम इसके ऊपर ज़रा बात करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये वो बता 2 दें। महीने में हो, वो 1.5 महीने में हो, वो 3 महीने में हो, और उस वक़्त तक एक नए सफ़ीर आके यहाँ पर ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सारा कुछ वहाँ पर रख दिया जाता है। तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर एक्शन कोई हो सकता है। और देखें, इस वक़्त इंटरनेशनल प्रेशर की जब हम बात करते हैं ना, तो 2 ही चीज़ें सीरियस हैं। बर्तानिया से आने वाले स्टेटमेंट को इतने मैटर नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड की असेंबली वो मेरा में, अगला टॉपिक कनाडा है में। यूरोपीय यूनियन वाला, लेकिन हुँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ बता दें। आप ये कह रहे हैं कि होगा ये कि 22 को पीटीआई के वहाँ जो नुमाइंदे हैं जिनको भी वो नामजद करेंगे हुँ। वो कांग्रेसमैन को बताएंगे। फिर उसके बाद कांग्रेसमैन अगर कायल हो जाते हैं तो वो आगे उस मामले को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ माह पहले भी तो एक हियरिंग हुई थी हुँ। और उस हियरिंग में तो ये भी कहा गया था कि डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो जेल में जाके इमरान खान से मिले। फिर क्या वो कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इंतज़ामिया बाइडेन की थी, तो बाइडेन की इंतज़ामिया तो उस सारे मामले पे, देखिए अभी रिसेंटली देखें, जो साल 2024 है इसको कहा गया था कि ये इलेक्शंस का साल है। और आपने देखा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्राज़ील, दुनिया भर में बहुत सारी जगहों के ऊपर इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के नतीजे में हुँ, हुकूमतें कायम हुई। 2025 को लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमतें जाने का साल, हुँ, जाना शुरू हो गई ना। मामला देखें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 सिलसिला शुरू हो गया। बांग्लादेश में हुकूमत चली गई, साउथ कोरिया में अटेम्प्ट हो गई, बशारुल असद की हुकूमत चली गई, हुँ, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया में बातें चल रही हैं, जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफ़ा हो हुँ, गया है। अब जाती हुई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने विक्टर ऑर्बन के एक वज़ीर पे, जो उनकी खुफिया एजेंसियों और उनको भी देखता है, उसके ऊपर रशिया के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा के उस पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब विक्टर ऑर्बन जो है वो दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप का, वो उसको ट्विन ब्रदर कहता है। हुँ, विक्टर ऑर्बन को उसने इनवाइट भी किया हुआ है अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में। वो आगे उसका रिवर्सल कर देगा। क्या लूला डे सिल्वा ब्राज़ील का, उसकी हुकूमत को वो चलने देगा? या वहाँ पर दोबारा से अब जायर बोल्सोनारो का आप रिवाइवल देखेंगे? ये एक सवाल सामने होगा। तो वो जो साल है, ये जो साल 2025 है, ये बड़ा डिफरेंट है। और इससे पहले जो बाइडेन इंतज़ामिया थी, उसका मौक़िफ़ जो इलेक्शंस में धांधली, मुबैय्यना धांधली, 2 यानी कि बांग्लादेश की भी धांधली का बड़ा शोर मचा कि यहाँ पर धांधली हुई है।
इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। पाकिस्तान का भी बहुत मचा, पाकिस्तान के ऊपर स्टेटमेंट्स भी हैं, इवन स्टेट डिपार्टमेंट से भी स्टेटमेंट्स आई। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें कि वेनेजुएला का जो इलेक्शन था, वहाँ पर भी कहा गया कि धांधली हुई है, कि निकोलस मेडोरो ने धांधली करके जाली तरीके से इलेक्शन जीता है। अब जो उस वक्त की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका रिएक्शन डिफरेंट था। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने खाली बात की। और उसकी एक वजह ये भी है ना कि यहाँ तो हुकूमत इमरान खान की गिराई ही उन्हीं के कहने पे गई थी। हाँ, तो शायद। उसमें इन्वॉल्वमेंट थी ना बिल्कुल। उनकी। तो जब उनकी इन्वॉल्वमेंट थी तो उन्होंने क्या करना था? उन्होंने कुछ नहीं तो करना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपना जमहूरी फेस रखने के लिए स्टेटमेंट्स जरूर दी, लेकिन ज्यादातर मामलात को पाकिस्तान के अंदरूनी दाखिली मामलात, यानी हर वो सवाल जो मैथ्यू मिलर से होता था, उसके जवाब में वो कहता था इट इज फॉर द पाकिस्तानी कोर्ट्स टू डिसाइड, और कि ये अंदरूनी दाखिली जब मामला है। मिलिट्री कोर्ट्स पे उसने ट्वीट किया तो फिर लेकिन जब वेनेजुएला का मामला आया, देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेफरेंस थी ना कि हमने वेनेजुएला वाले मामले के ऊपर धांधली का इल्जाम है, तो एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका का वजीर खारजा है, वो वहां के अपोजिशन लीडर को एडमंडो गोंजालेस को फोन करता है और उसे कहता है कि धांधली हुई है इलेक्शन में, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, निकोलस मेडोरो की रेजीम जाली है, बात यहाँ महदूद नहीं होती, अगले 1 घंटे में स्टेट डिपार्टमेंट से नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया जाता है वेनेजुएला पे। अब वेनेजुएला जो है वो उसकी जो जाहिर है कि इन पाबंदियों को सहने की सकत या एक हिस्ट्री ज़रा लंबी है, उसके उस तरीके के मसाइल नहीं हैं। उसका दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नोन रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के, वो वेनेजुएला में 3 बिलियन बैरल, 3 अरब बैरल से ज़्यादा खाम तेल के नोन रिजर्व्स हैं उनके, सऊदी अरब से भी ज़्यादा। बिल्कुल पूरी सही। दुनिया का 16% बनता है, यानी पूरी दुनिया के जितने नोन उनकी पसली ये भार उठा दी है। तो वो उठा गए। अब आपके यहाँ मसला ये है कि अब ये तो गैस वर्क है ना कि किस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ, जो कि मुझे अभी तक नज़र नहीं आया कि उनका मामलात वैसे हैं, 3 नवंबर 2016 डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा सदर बना था, 30 नवंबर 2016 नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन पे बात हुई थी, 27 दिन बाद, जिसका एक बड़ा फेमस किस्म का स्क्रिप्ट सामने आया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ओ मिस्टर नवाज शरीफ, यू आर अ वंडरफुल गाय ऑफ अ वंडरफुल नेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग पाकिस्तान वगैरह वगैरह। और मरीम नवाज ने वो स्क्रिप्ट पूरा जारी कर दिया था मीडिया को, फिर बड़ी हजीमत भी उठानी पड़ी थी, हमने वो वापस भी ले लिया था। लेकिन अब मामला ये है कि आज हम जब बात कर रहे हैं, तारीख जो है वो 10 जनवरी शुरू हो चुकी है और 10 दिन हल्फ बर्दारी में रह गए हैं। 5 नवंबर को पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी मरतबा नॉन कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म के लिए सदर बन रहे हैं। अभी तक शहबाज शरीफ की तो बात नहीं हुई, और अगर शहबाज शरीफ की बात होती भी है तो आप देखें ऑप्टिक्स ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हर वर्ल्ड लीडर के साथ जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है, उसमें साथ में एलॉन मस्क बैठा। अब एलॉन मस्क पाकिस्तान के हवाले से क्या बात कर रहा है, और एक ऐसा मुल्क उसके वज़ीर आज़म से जब बात होगी जिसकी एप्लीकेशन आपने बंद की हुई है पाकिस्तान में, तो जाहिर है कि मसाइल आएंगे। तो इस वक्त देखें बड़ा पुरखार किस्म का और पुरखतर किस्म का रास्ता है। आप ये कह रहे हैं कि जब 22 को अभी जब ये हियरिंग होगी तो उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि ये मामला कितना सीरियस होने जा रहा है। वो होगा तो सही, लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर तो कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कू और आप चीज़ पुल ऑफ कर लेते हैं, जैसे कुछ लोगों ने दावा किया कि सऊदी अरब के जरिए या फलां उस तरीके से साड़ी गल हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और लेकिन एक ब्लीक पॉसिबिलिटी जो है वो हुकूमत के लिए ये बन सकती है, जो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ करना शुरू किया है, इसके ऊपर वर्ल्ड रिएक्शन कनाडा का, मैक्सिको का, पनामा का, ग्रीनलैंड का, डेनमार्क का, ग्रीनलैंड मीन्स डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क का। अब देखिए डेनमार्क 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है, अगर खाली डेनमार्क, और ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर। अब डेनमार्क 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा अगर सरेंडर करता है, ये कैसे मुमकिन है? नहीं करेगा ना। बिल्कुल। तो उसके ऊपर देखें, अगर तो पूरी दुनिया से आवाजें उठने लग गई ना और एक बहुत बड़ी हलचल मच गई, फिर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान विल स्लाइड डाउन द प्रायोरिटी लाइन, तरजीहात की फहरिस्त में पाकिस्तान नीचे चला जाएगा। पाकिस्तान उनकी प्लेट में, यानी कि जब आप खाना आपको सर्व होता है ना मुख्तलिफ कोर्स में, एपिटाइजर आता है, सब सूप आता है, सैलड आता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर आखिर में वो पाकिस्तान के पता नहीं किस नंबर के ऊपर चला जाएगा। अगर तो फौरी तौर पे कन्फ्रंटेशन इन तमाम से खुल जाती है। तो वाहिद वजह जिसमें मैं ये देखता हूँ कि कोई मामला नहीं पाकिस्तान का छिड़ेगा फौरी तौर पे, वो वाहिद वजह यही हो सकती है कि पूरा इंटरनेशनली एक इतना माहौल क्रिएट हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के आते ही
कि जिसको संभालने में पाकिस्तान का नंबर ही ना आए और वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पीछे चला जाए। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि सिचुएशन 22 के बाद नई इंतजामिया रिएक्ट कैसे करेगी, इट्स एनीबडीज गैस। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि गैर रवायती सियासतदान है, और उसकी जो इंतजामिया के लोग आएंगे उन्होंने ये देख के नहीं कि वियना कन्वेंशन क्या कहता है और जिनीवा कन्वेंशन क्या कहता है और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर क्या कहता है, उन्होंने देखना डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है। तो ये इट ऑल हैज कम डाउन टू कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है। वो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, ये तो अब वो एक ऐसा बंदा है जिसका कोई थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक नहीं कर सकता। उसका ट्रैजेक्टरी, उसकी माजी ये बताता है कि वो बहुत ही नी जर्क किस्म के अनडिप्लोमेटिक, गैर सफारती, गैर रवायती किस्म की चीजें कर जाता है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। आखिरी मुझे सवाल का जवाब दे दें कि ये ब्रीफिंग यानी इसको बुलवाना पीटीआई के वहाँ जो ओवरसीज़ हैं जो इस पे काम कर रहे थे, उनकी बड़ी कामयाबी है या ये रूटीन की बात है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब मामला जो है ना, इसकी रियलाइजेशन अनफॉर्चुनेट है। ये मतलब आपको जो चीज़ें दाखिली तौर पे तय करनी चाहिए, ये पिंडोरा बॉक्स कहाँ खुलते हैं पूरी दुनिया में। ये हम अनोखी किस्म के काम कर रहे हैं। ये वो लड़ाई है जिसको पाकिस्तान की सरहदों के अंदर, जो सियासी लड़ाई है, इसको पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रहना चाहिए। जब इसको इंटरनेशनलाइज किया जाता है, अब मामला ये है कि आप अगर वो फोरम्स अवेलेबल कर दें, अदालत है ना, मतलब ज्यादती क्या नहीं होती, किसी के साथ नहीं होती किसी मुल्क में, फिर एक फोरम होता है अदालत, और अदालत के ऊपर ट्रस्ट होता है। नहीं, पाकिस्तान में तो तीनों चीज़ें अब नहीं हो सकती अगर ना। अगर तो ये देखें, इसको, इस लड़ाई को वापस पाकिस्तान में लाने का आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका ये है कि आप कमीशन बना दें। आसान सा तरीका ये है कि आप अदालतों को कहेंगे हाँ ठीक है, मेरिट के ऊपर जो, यानी कि मतलब तहरीक इंसाफ की हर बात तो ठीक नहीं है ना, उनकी गलत बातें भी तो होंगी ना, लेकिन जहाँ पर उनकी बात ठीक है तो क्या उसको एड्रेस करना नहीं बनता? बिल्कुल। जो मौजूदा हुकूमत है जहाँ उसकी गलती है, क्या उसको एड्रेस करना नहीं बनता? तो अगर आप इन फोरम्स को आज़ादाना छोड़कर इस चीज़ को करने दें, मेरा नहीं ख्याल कि ये फिर लड़ाई पाकिस्तान की सरहदों से बाहर जाएगी। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि आप इसको इंटरनेशनलाइज, और उनके अपने उनके इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो शायद पाकिस्तान को टारगेट, पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को, कंट्री इटसेल्फ, और ये किसी के मफाद में नहीं, ना ये तहरीक इंसाफ के मफाद में है, ना ये किसी और सियासी जमात के, ना मौजूदा हुकूमत, ना मौजूदा निज़ाम। बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, कुछ 6-7 चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, वो कौन सी हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उस पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।